और स्वच्छता की दिलाई शपथ। नैनीताल में मंडल स्तरीय समीक्षा बैठक, सीएम धामी ने की अध्यक्षता, अधिकारियों को दिए खास दिशा निर्देश, बोले अब भ्रष्टाचार नहीं जवाबदेही तय होगी। हरिद्वार में बकरीद पर शांति व्यवस्था बहाल के लिए एसएसपी सख्त अधिकारियों के साथ की बैठक, बोले सौहार्द बिगाड़ने वालों पर कड़ी नजर। टिहरी के गोलक के पास हरियाणा की एक थार कार दुर्घटनाग्रस्त, गहरी खाई में गिरी गाड़ी, 2 लोग घायल। नमस्कार, स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हल्द्वानी से, जहां हल्द्वानी कालू सौदा मंदिर में सीएम धामी की पूजा अर्चना की। उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सीएम धामी मौजूद रहे। इष्टदेवताभ्यो नमः, कुलदेवताभ्यो नमः, स्थानदेवताभ्यो आवाहितेभ्यो सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः।
तो हल्द्वानी में देखिए सीएम धामी की मौजूदगी है, जहां कालू सिद्ध मंदिर में सीएम धामी ने पूजा अर्चना की। मंत्रोच्चारण के बीच ये पूजा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो हल्द्वानी से लाइव मुख्यमंत्री की तस्वीरें, जहां कालू सिद्ध मंदिर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं और मंत्रोच्चारण के बीच ये देखिए पूजा अर्चना की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री कालू सिद्ध मंदिर में पहुंचे हैं और वहां पर साधु संतों के बीच पूजा अर्चना करते हुए ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और अभी भी वहां पर उनकी मौजूदगी है। राशि बर्मा सपत्नीकः अहं कहिए मम दीर्घायुरारोग्यावाप्तये अस्य नवनिर्मितप्रासादस्य प्रतिष्ठावसरे श्रेष्ठाख्यकार्वादिनिमित्तबले समेषां देवानां प्रीतये प्रासादोत्सर्ग करिष्ये तथा छत्रदान च करिष्ये। ओम तत्सत्। छत्र स्वस्ति तो हल्द्वानी से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कालू सिद्ध मंदिर में बैठे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। क्योंकि हाथों में चंदन लेकर बाबा को मनाने की कोशिश, मंत्र उच्चारण के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना का एक कार्यक्रम चल रहा है। तो आपको बता दें कि आज मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है और सीएम धामी वहाँ पर मौजूद है और साधु संतों के बीच मंत्रोच्चारण के साथ वहाँ पर पूजा अर्चना का ये कार्यक्रम, ये तस्वीरें लाइव सीधी हल्द्वानी से सामने आ रही हैं। और ये मंदिर है कालू सिद्ध मंदिर, जहाँ पर अब पूजा खत्म हो चुकी है। तस्वीरें सीधी हम आपको वहाँ से दिखा रहे हैं कालू सिद्ध मंदिर से, जहाँ देखिए मुख्यमंत्री की मौजूदगी है और काफ़ी संख्या में वहाँ पर भीड़ भी है। तो कई साधु संत भी वहाँ पर हैं, उनके साथ भी कई लोग हैं, आम लोग भी हैं जो वहाँ पर पहुँचे हैं और ये मंत्र की आवाज़ जो आप सुन रहे हैं वो सीधे कालू सिद्ध मंदिर से आ रही है। तो आज कालू सिद्ध मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का एक कार्यक्रम है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी है। आगे बढ़ते हैं। सीएम धामी इन दिनों 2 दिवसीय नैनीताल दौरे पर हैं और वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा भी ले रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने सफाई अभियान में हिस्सा लिया और पौधारोपण भी किया। इसके साथ ही उन्होंने एक बार फिर स्वच्छ उत्तराखंड के संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। इस अवसर पर उन्होंने छात्र छात्राओं को पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। इस दौरान स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनका सरकार और सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का फीडबैक भी लिया। साथ ही उनसे स्थानीय स्तर पर स्वच्छता और विकास से जुड़े विषयों पर सुझाव भी प्राप्त किए गए। आगे बढ़ते हैं। नैनीताल में मंडल स्तरीय समीक्षा बैठक, सीएम धामी ने बैठक की अध्यक्षता की। सीएम धामी ने अधिकारियों को खास दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अब भ्रष्टाचार नहीं किसी भी कीमत में बर्दाश्त किया जाएगा, जो भी ऐसा करेगा उसकी जवाबदेही भी तय होगी। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर नहीं बर्दाश्त किया जाएगा और ऐसी स्थिति में जो भी इसका जिम्मेदार होगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। तो नैनीताल में मंडल स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की गई। सीएम धामी ने अधिकारियों को साफ दिशा निर्देश दिए कि अब किसी भी सूरत में भ्रष्टाचार नहीं होगा और ऐसा जो भी करेगा उसकी जवाबदेही भी तय होगी। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी शुभांगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभांगी, देखिए बैठक में ये साफ कर दिया है मुख्यमंत्री ने, हालांकि कई बार उन्होंने अभी कुछ दिनों की हम बात कर ले पिछले दिनों की, तो उन्होंने अपने भाषण में भी साफ कर दिया था कि कोई भी हो, चाहे वो उच्च स्तरीय का अधिकारी हो या निचले वर्ग का हो या उनकी ही पार्टी का कोई नेता ही क्यों ना हो, सब पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर किसी प्रकार का जो भी भ्रष्टाचार है उसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त उत्तराखंड सरकार अब नहीं करेगी।
बिल्कुल, देखिए प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार पर लगातार नकेल कसती हुई धामी सरकार जो है नजर आ रही है। हमने देखा कि हरिद्वार जमीन घोटाले पर किस तरीके से बड़े अधिकारियों को निलंबित किया गया। इसी के साथ साथ बीते दिन हमने देखा कि जो पुल क्षतिग्रस्त हुआ था थराली में, उसमें जो इंजीनियर्स की गलती पाई गई थी, उन तीनों इंजीनियर्स को निलंबित कर दिया गया, उन पर जो है कार्रवाई की गई। और इसी तरीके की बात जो है मुख्यमंत्री अब खुले मंचों से कहते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं चाहे वो कोई विधायक हो, कोई नेता हो, चाहे उनके सत्ता दल का हो या फिर उनके सिस्टम का कोई अधिकारी हो, लगातार मुख्यमंत्री कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो भी भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया जाएगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और ऐसे में क्योंकि अभी मुख्यमंत्री नैनीताल दौरे पर हैं, बीते दिन हमने देखा कि उन्होंने कुमाऊं मंडल में एक जो उच्च स्तरीय अधिकारी हैं उनके साथ एक समीक्षा बैठक भी की। और इस बैठक में उन्होंने कड़े निर्देश जो है अधिकारियों को दिए हैं कि किस तरीके से जनता के लिए काम करना है, जनता की सेवा करनी है, क्योंकि जनता की गाड़ी कमाई से ही जो है यहाँ पर विकास कार्य होते हैं। और ऐसे में जो इन पैसों का दुरुपयोग करने की कोशिश करेगा या जो भ्रष्टाचारी यहाँ पर प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार फैलाएगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। अलग अलग तरीके के निर्देश मुख्यमंत्री ने कल दिए। उन्होंने कहा कि यहाँ पर कई सारी चौपाल लगाई जानी चाहिए, जनता दरबार लगाई जानी चाहिए, ताकि जनता आकर अधिकारियों को अपनी समस्या बताए और जिस लेवल तक मुख्यमंत्री या सरकार उनकी मदद कर सकती है वो करेंगे। लेकिन अगर कहीं पर भी पाया जाता है कि घोटाला हो रहा है, कहीं पर पुल बन रहे हैं तो वहां पर अधिकारी संलिप्त है, कहीं पर कोई भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसमें अधिकारी अगर कहीं पर संलिप्त है या कोई बड़ा नेता संलिप्त है तो उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने ये दो जो बड़े फैसले लिए, चाहे हम कल वाली मामले की बात करें या फिर हरिद्वार जमीन घोटाले की बात करें, दोनों ने एक नजीर पेश किया। और कहीं ना कहीं अब एक खौफ का माहौल भी विभागों में भी जरूर है, क्योंकि मुख्यमंत्री जिस तरीके से कड़ा एक्शन ले रहे हैं, अब कहीं ना कहीं अधिकारियों के अंदर भी एक डर है कि अगर वो भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी इस तरीके की कार्रवाई जो है बिल्कुल। शुभांगी, देखो पिछले दिनों जो कार्रवाई सरकार ने की है, चाहे वो जमीन घोटाले की हम बात कर लें या फिर वो जो पुल निर्माण में जो इतनी बड़ी गड़बड़ी देखी गई, पूरा का पूरा पुल ढह गया, एक बड़ा हादसा होते होते रह गया, उन सब पर जो कार्रवाई हुई है उससे संदेश तो साफ है कि किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार फिलहाल उत्तराखंड में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन हम बात अगर विपक्ष की कर ले तो वो लगातार यही आरोप लगा रहे हैं कि जो भी घोटाले वहां पर हो रहे हैं उसमें सरकार सीधा उनकी गलती है। बिल्कुल, देखिए लगातार हालांकि हम देख रहे हैं कि विपक्ष कई बार सवाल उठाती है, चाहे वो भ्रष्टाचार को लेकर हो या भ्रष्टाचारियों को लेकर हो, लेकिन सरकार जिस तरीके से कड़े फैसले ले रही है कहीं ना कहीं वो एक जवाब भी है। क्योंकि चाहे हम पुल की बात करें, हमने देखा कि थराली में जिस तरीके से निर्माणाधीन जो पुल था वो टूटकर गिर जाता है। हरिद्वार में जिस तरीके से 15 करोड़ की लागत की जमीन 54 करोड़ में खरीदी जाती है, इस तरीके के जो बड़े घोटाले हुए और सिटिंग डीएम को जब हटाया गया तो इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि उत्तराखंड की सरकार ने, धामी सरकार ने एक सिटिंग डीएम को और एक पीसीएस अधिकारी को जो है 2 आईपीएस अधिकारियों को अपनी जगह से हटा दिया। कहीं ना कहीं नजीर पेश करने वाला है। और जिस तरीके से पुल वाले मामले में भी 3 इंजीनियर्स को हटाया गया, ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला है। हालांकि विपक्ष जरूर कई चीजों को लेकर सवाल उठाता है, लेकिन अब धामी सरकार ने इस बीच इन सवालों पर जरूर विराम लगाया है, जिस तरीके से बड़े सवाल जो बड़े फैसले जो है वो लिए गए हैं। बिल्कुल शिवांगी, धामी सरकार की ये कार्रवाई वाकई में काबिले तारीफ है। फिलहाल तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते बात हरिद्वार की करेंगे, जहां हरिद्वार भूमि घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही। घोटाले की जांच अब आईपीएस रचिता जुयाल करेंगी। आईपीएस रचिता जुयाल को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। हरिद्वार नगर निगम घोटाले की जांच अब रचिता करेंगी। घोटाले की जांच टीम को अब जो आईपीएस हैं वो रचिता जुयाल अब इसे लीड करेंगी। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि 54 करोड़ का ये घोटाला था, जिस पर अब इस पूरी टीम को रचिता जुयाल लीड करने वाली है। तो हरिद्वार भूमि घोटाले से जुड़ी बड़ी ये जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां घोटाले की जांच आईपीएस रचिता जुयाल को सौंपी गई है। और अब इस पूरे घोटाले की जो जानकारी है, किस तरीके से ये घोटाला हुआ, इस पे कौन कौन संलिप्त है, कौन कौन इस पूरे मामले में शामिल है, की पूरी कार्रवाई अब रचिता जुयाल करने वाली है। तो ये बड़ी अपडेट है इस वक्त की। आपको बता दें कि 54 करोड़ का पूरा ये घोटाले का मामला था, जिस पर आपको बताते चले कि 2 आईएएस अधिकारी और 1 पीसीएस को सस्पेंड भी कर दिया गया था। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपिका भंडारी हमारे साथ जुड़ी हुई है। दीपिका, एक नया मोड़ आ गया है, क्योंकि नए आईपीएस को ये पूरी जिम्मेदारी दे दी गई है कि 54 करोड़ का जो घोटाला हुआ था उस पर अब नए सिरे से हम कह सकते हैं कि कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल,
से हरिद्वार नगर निगम में एक बड़ा घोटाला हुआ। 15 करोड़ रुपए की जो जमीन है उसको 54 करोड़ रुपए दिखा के बंदरबाट जो पैसों की है, इसमें शासन ने कार्रवाई करते हुए डीएम समेत 12 अधिकारियों को जो है इस पर निलंबित किया था। इस बीच रचिता जुएल जो आईपीएस हैं 2015 बैच की, वो चर्चाओं में आई थी क्योंकि उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो मुख्य सचिव और शासन को सौंपा था। लेकिन अब इस बीच बड़ी खबर ये आई है कि हरिद्वार नगर निगम घोटाले की जो जांच है वो रचिता जुएल को सौंपी गई है। यानी कि 5 सदस्यों की ये टीम है जिसको रचिता जुएल जो है वो लीड करेंगी। विजिलेंस की एक टीम बनाई गई है, एक टीम गठित की गई है जिसको लीड करेंगी रचिता जुएल। इससे साफ है कि रचिता जुएल का जो इस्तीफा है वो स्वीकार नहीं किया है शासन ने उन्हें, बल्कि इस बीच बड़ी जिम्मेदारी दे दी है क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा है क्योंकि जिस तरीके से रचिता जुएल अहम पदों पर रही, उन्होंने ईमानदारी से अपना काम किया, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी की, तो इसको देखते हुए शासन ने उनका इस्तीफा जो है वो मंजूर नहीं किया है और हरिद्वार घोटाले की जांच जो है उन्हें सौंपी है, जिसमें एक बड़ा संदेश उन्होंने दिया है कि ईमानदार जो अधिकारी है उनकी जरूरत उत्तराखंड को है, लेकिन जो भ्रष्टाचारी है उस पर कार्रवाई जो है उत्तराखंड सरकार करेगी और ऐसो की जरूरत उत्तराखंड को नहीं है। तो इस बीच जो उत्तराखंड की बेटी है आईपीएस रचिता जुएल, उनको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और जल्द मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जिस तरीके से उनकी ईमानदार छवि है, तेज तर्रार वो आईपीएस अफसर हैं, जल्द इसमें बड़ी जो खुलासा है वो होगा इसमें और वो अपनी टीम को अच्छी तरीके से लीड भी करेंगी। बिल्कुल दीपिका, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से कांग्रेस में एक बड़ी अंतरकला देखने को मिल रही है। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और पूर्व सीएम हरीश रावत के बीच जवानी जंग शुरू हो गई। एक और जहां हरक सिंह रावत ने हरीश रावत के चुनाव लड़ने के ऐलान को लेकर तंज कसा, तो वहीं दूसरी ओर हरीश रावत ने 2016 का जिक्र करते हुए हरक सिंह रावत पर वार किया। हरीश रावत ने 2016 का जिक्र किया जब कई कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हो गए थे। हरीश रावत ने हरक सिंह रावत के लिए कहा कि उनको कांग्रेस को एक सीट जिताने के लिए अपने पराक्रम का उपयोग करना चाहिए, लेकिन उनके कुछ गुर्गे हैं जो पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। हरक सिंह जी को एक बार एक सीट जिताने के लिए अपने पराक्रम का उपयोग करना चाहिए ताकि 2016 की जो कटुता है वो पीछे धकेली जा सके। अब लोकसभा के चुनाव में वो कहीं देखा ही नहीं थी और जहाँ मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, उनके कुछ लोग जो बिल्कुल निकटस्थ अपने को बताते हैं, वो सब लोग नकारात्मक प्रचार कर रहे थे। मैं जगह भी और मैं नाम भी बता सकता हूँ। तो ये चीज़ें हैं, तो उनके लिए भगवान उनको लंबा जीवन दे और धैर्य राजनीति में बहुत आवश्यक है। धैर्य बहुत आवश्यक है और कांग्रेस की राजनीति में तो धैर्य ही मंत्र है सफलता है। आगे बढ़ते हैं, देहरादून में अतिक्रमण की एक बड़ी समस्या बीते कई साल में सामने आई है। इस समस्या के निस्तारण के लिए विभागीय स्तर पर लगातार काम भी किया जा रहा है, लेकिन फिर भी अतिक्रमण की समस्या का समाधान होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हम बात करें राजधानी देहरादून के व्यस्ततम चौराहों, व्यस्ततम मार्गों और फुटपाथों पर अतिक्रमण किया गया है, जिसका संज्ञान नगर निगम को लिया जाना चाहिए। लेकिन अब पुलिस विभाग ने दोबारा अतिक्रमण मुक्त अभियान शुरू किया है, जिसकी जानकारी खुद एसएसपी अजय कुमार ने दी है और बताया कि शहर के ऐसे फुटपाथ या ऐसी जगह जहां पर इस तरह के अतिक्रमण किए जा रहे हैं, वहां पर विभाग ने एक्शन लिया है। शहर जब डेवलप होता है तो अतिक्रमण एक उसकी बहुत बड़ी समस्या होती है और जिस तरह से देहरादून में देखा गया कि अस्थायी अतिक्रमण उसमें बहुत सारे व्यापारी जो छोटे छोटे उनके द्वारा भी किया जाता है और साथ ही साथ सबसे बड़े जो देखा गया दिक्कत वो जो फल ठेली वाले होते हैं, जो करीब 5000 से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर पता चला है कि रजिस्टर्ड भी है। तो इनका जो मूवमेंट होता है वो कहीं ना कहीं रेगुलेट करना मुश्किल होता है। ये जॉइंट एक्साइज में मुझे लगता है ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि पुलिस के द्वारा जो पुलिस एक्ट में जो प्राविधान है जुर्माने के, इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब तक इसको टीम द्वारा जब्त ना किया जाए या ऐसे लोग के लाइसेंस ना निरस्त किया, तब तक मुझे लगता है कि इफेक्टिव कंट्रोल नहीं आएगा। इसीलिए जॉइंट टीम बनाई गई नगर निगम प्रशासन पुलिस की कि वो जॉइंट टीम में उसकी जब्ती भी करे, ऐसी ठेलियों की पड़ जो लग रहे हैं उनके सामान को जब्त करे, उनका हैवी जुर्माना लगे, तभी मुझे लगता है कि इसको अच्छे से और कंट्रोल किया जा सकेगा।
आगे बढ़ते हैं, हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां बकरीद पर शांति व्यवस्था बहाल के लिए एसएसपी सख्त नजर आ रहे हैं। एसएसपी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। एसएसपी ने अधिकारियों को खास दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सौहार्द बिगाड़ने वालों पर कड़ी नजर रखी जाएगी, असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे रहे हैं, जहां बकरीद के मद्देनजर ये एसएसपी की अधिकारियों के साथ बैठक और ये कई मायनों में भी खास है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सौहार्द बिगाड़ने वालों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। जो भी असामाजिक तत्वों पर ऐसे तत्व पाए जाते हैं तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई पुलिस प्रशासन करेगी। आगामी ईद के त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए समस्त जनपद स्तर के अधिकारियों की मीटिंग मेरे स्तर से ली गई थी, जिसमें ईदगाह के जो सुरक्षा प्रबंधन है उसके साथ साथ मिश्रित आबादी क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई टकराव ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए पूर्व के ऐसे केसेस हैं उसको एनालिसिस करते हुए अगर कोई ऐसे हमारे पास इनपुट्स हैं उनको इनसे साझा किया गया और इस ड्यूटी को खासकर ईद को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी थानाध्यक्षों को मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है और जो भी इनको आवश्यक पुलिस बल है वो मेरे द्वारा हमारे स्तर से यहाँ से प्रोवाइड करा दिया गया है। मुझे उम्मीद है हरिद्वार पुलिस अपनी विश्वसनीयता को, अपनी प्रोफेशनलिज्म को अच्छे तरीके से प्रूव करते हुए इस ईद के त्यौहार को सकुशल संपन्न कराएगी। अगली खबर टिहरी से है, जहां तपोवन हिल होटल में लगी आग। होटल की 6वीं मंजिल पर यह आग लगी है। मौके पर अफरा तफरी मची। रेस्क्यू टीम वहां पर फिलहाल मौजूद है। आपको बता दें कि तपोवन हिल होटल को खाली कराया जा रहा है। तो बड़ी अपडेट इस वक्त की आ रही टिहरी से, जहां तपोवन में यह आग लगी और तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आग लगी और पूरा जो मंजिल है धुआं वहां पर नजर आ रहा है। 6वीं मंजिल में ये आग लगी है। फिलहाल होटल को वहां पर खाली कराया जा रहा है। तो टिहरी से ये बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर देखिए तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि मौके पर किस तरीके का अफरा तफरी का माहौल है और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। और तस्वीरों के माध्यम से जो समझ में आ रहा है कि आग लगभग बुझाई भी जा चुकी है, लेकिन अभी भी देखिए आग से जो उठा धुआं है वो वहां पर भरा है और आग भी वहां पर जलती हुई नजर आ रही है। फिलहाल फायर ब्रिगेड की वहां पर टीम की मौजूदगी है और लगातार आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। और आग कितनी भयानक रही होगी वो अंदाजा इन तस्वीरों से हम लगा सकते हैं, क्योंकि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आगे बढ़ते हैं, ट्रॉली मुक्त उत्तराखंड बनाने के लिए इस बार एक खास प्रस्ताव बनाकर तैयार किया गया है, जिसको लेकर लोक निर्माण विभाग के एचओडी राजेश कुमार ने कहा कि पहाड़ों में बारिश के समय कई बार पुल टूट जाते हैं और लोग एक जगह से दूसरी जगह क्रॉस नहीं कर पाते, जिसके लिए टेम्परेरी व्यवस्था में ट्रॉली लगाई जाती है, लेकिन उसमें स्थानीय लोगों को कई तरह की असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसलिए पीडब्ल्यूडी ने पिछले साल ये कोशिश की थी कि पूरे प्रदेश में जितनी ट्रॉली है उनको हटाकर कोई दूसरा इंतजाम किया जाए। इसी क्रम में 30 स्थानों पर ऐसी ट्रॉलियां चिन्हित की गई हैं, जो अधिकतर पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली में हैं, जिनके स्थान पर जल्द ही पुल का निर्माण कर लिया जाएगा। 30 ट्रॉली हमने चिन्हित करी थी, जहाँ पर ट्रॉलीज़ की जगह पर हमको अपने ये सस्पेंशन ब्रिजेस बनाए जाने हैं। तो उस पर हमारे प्रथम चरण के कार्य सैंक्शन हो गए हैं, उनकी डीपीआर इत्यादि का कार्य चल रहा है और उम्मीद कर रहे हैं कि धीरे धीरे जल्दी हमारी जितनी डीपीआर्स आएंगी वो डीपीआर्स स्वीकृत होने के बाद उसमें कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा निश्चित रूप से, क्योंकि देखिए ट्रॉली अभी बड़ा एक पुराना वो चीज़ें हैं कि जब ट्रॉली में चलते थे तो अब सेफ भी नहीं है, कई मामले कभी कभी वो सेफ भी नहीं रहता है। तो सेफ मूवमेंट के लिए ये जरूरी कि हम लोग ट्रॉलीज के स्थान पर ये अपने सस्पेंशन ब्रिजेस या जो भी पैदल मार्ग वो मतलब उसका निर्माण किया जाए। कब तक उम्मीद करें, ऐसा लगा कि ये कंप्लीट? ये फेज वाइज होगा। ये अभी तो जैसे डीपीआरस और आई हैं उस पर काम चलेगा, सैंक्शन होगा, तो उम्मीद करते हैं कि अगले 2 सालों में ये सारे हमारे रिप्लेस हो जाएंगे। देहरादून में भारत सरकार के संचार मंत्रालय दूरसंचार विभाग की ओर से उत्तर भारत के 7 राज्यों की क्षेत्रीय राजस्व समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक डिजिटल संचार आयोग के वित्त सदस्य मनीष सिन्हा की अध्यक्षता में की गई। वही बैठक में दूरसंचार सेवाओं से संबंधित मामलों की समीक्षा की गई और अधिकारियों ने विभागीय राजस्व की जानकारी साझा की। बैठक के दौरान वर्ष 2024 और 25 की पहली तिमाही में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा कुल 3,03,207 करोड़ के समायोजित सकल राजस्व यानी कि एजीआर की रिपोर्ट दी गई। इसके साथ ही सरकार को 25,960 करोड़ की राशि रिस्पेक्ट शुल्क के रूप में और 4,270 करोड़ लाइसेंस शुल्क के रूप में प्राप्त हुई। मेनली हम यहाँ पे है नॉर्थ जोन के जो सारे सर्कल्स हैं हमारे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम,
ये सारे सर्कल्स रेवेन्यू अर्निंग है, बहुत हाई रेवेन्यू टेलीकॉम ऑपरेटर्स के थ्रू आता है। और पिछले कुछ सालों में 2021 के रिफॉर्म्स के बाद बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ हुआ है टेलीकॉम सेक्टर में, और जो ओवरऑल रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट डबल हो गई है 21 से, और अब वो ऑलमोस्ट 4 लाख करोड़ के आसपास नेशनल लेवल पे पहुंच रही है। उसमें जो खामियां हैं, जो कमी है, किस मेथड से हम उसको बेहतर बना सकें, ऑल्सो दैट हमारे ऑपरेटर्स को कितना हम ईज ऑफ बिजनेस के लिए हेल्प कर सकें, ये सारे मैटर्स आज रिव्यू हो रहे हैं। अब खबर पौड़ी से है, जहां गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत को 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लिया। इस दौरान सांसद अनिल बलूनी एवं मंत्री डॉक्टर रावत ने पौड़ी में महर्षि वाल्मीकि जी की मूर्ति का अनावरण किया। इस अनावरण के बाद वो कंटोलिया मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। साथ ही कंटोलिया महोत्सव के अंतर्गत कंटोलिया मैदान में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल प्रतियोगिता के सेमीफाइनल मैच के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी प्रमुख मंदिरों को एक नई पहचान देने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार। भारत को दुनिया का डिजिटल पावर हाउस बनाने का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प उत्तर प्रदेश में हो रहा है फलीभूत। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शी सोच की वजह से आईटी हब के रूप में गौतम बुद्ध नगर, एआई और मशीन लर्निंग में लखनऊ, रोबोटिक्स में कानपुर एवं इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिटी के रूप में वाराणसी और प्रयागराज का हो रहा है विकास। 9 शहरों में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, जेवर में 3700 करोड़ के निवेश से सेमीकंडक्टर यूनिट, 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, 70 इंक्यूबेटर्स और 6 विभागों के माध्यम से 10 लाख लोगों का एआई स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार किया जा रहा है। महाकुंभ 2025 के अभेद्य सुरक्षा में एआई के अभूतपूर्व इस्तेमाल को पूरी दुनिया ने देखा। सॉफ्टवेयर निर्यात में हुई तीव्र वृद्धि से यूपी को मिल रही है ग्लोबल आईटी हब के रूप में नई पहचान। काम